पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, वो हिंदू धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं। वहाँ 2 अधिकारियों की दिन दहाड़े हत्या हुई, सुधीर गुप्ता और हर्षद मिश्रा की, और पूरे दातागंज में एक तरह से बीजेपी ने उसको मिनी चंबल बना दिया है। वहाँ अपराधियों का बोलबाला है कि चढ़ावा चोरी ही कर रहे हैं। जब भगवान राम के सगे नहीं हुए तो ये किसके सगे हो सकता? बड़ा काम तो बाढ़ मुक्त करना है दातागंज को। चीनी मिल का निर्माण कराना ये एक बड़ा काम होगा। कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र की विचारधारा पर यकीन करती है। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो छात्र युवा आंदोलन की ऐतिहासिक जीत है और अभी शुरुआत है। हम ये समझते हैं कि आगे भी छात्र युवाओं का जो आंदोलन है आगे बढ़ेगा और ये इससे जाहिर होता है कि ये मुल्क अब में तानाशाही नहीं चलेगी। इसमें तो देश का झंडा नहीं माना। नमस्कार, बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बदायूं की विधानसभा दातागंज में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से जिलाध्यक्ष अजीत यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि आप चुनाव में हैं, 2027 के चुनाव की तैयारी चल रही है दातागंज विधानसभा से, तो क्या माहौल है दातागंज विधानसभा का? देखिए, हमारी तैयारी तो पूरे जिले में ही चल रही है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का और पूरे सभी 6 विधानसभाओं में हमारा वर्क चल रहा है। हम बूथ कमेटियां बना रहे हैं और जनता के जो भी मुद्दे आते हैं जनपद बदायूं में उनके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दातागंज में हमारा सीधे ही मैं व्यक्तिगत तौर पे वहाँ सक्रिय हूँ और दातागंज में जनता बदलाव चाहती है। वैसे तो जो 6 विधानसभा की सीटें हैं सभी सीटों पर जनता का बदलाव का मूड है और हम जो सपा कांग्रेस का गठबंधन बनने जा रहा है, इंडिया गठबंधन, तो हम सभी 6 सीटें जीतेंगे। दातागंज के अंदर बहुत बड़े मार्जिन से हमारी जीत होने जा रही है और दातागंज में जनता का हर तबका, समाज का हर तबका हमसे जुड़ रहा है। कांग्रेस वहां पे पहले से ही एक मजबूत ताकत रही है, जनाधार रहा है और लोगों के बीच में कांग्रेस का एक के प्रति एक झुकाव वहां पे पहले से ही रहा है। 56,000 वोट हमें 2012 में इंडिपेंडेंट जब कांग्रेस वहां लड़ी थी तो 56,000 वोट हमें वहां मिले थे और हमारा कैंडिडेट केवल 10-12 हजार वोटों से ही वहां हारा था। तो वहां 5 बार हमारे विधायक रहे, संतोष कुमारी पाठक हुआ करती थी और अभी जो स्थिति है उसमें इंडिया गठबंधन में देखते हैं कि समाजवादी पार्टी पिछले 4 बार से वो सीट हारती आ रही है और 2002 में आखिरी बार समाजवादी पार्टी वहां से जीती थी। तो करीब 25 साल हो जाएंगे और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से हमें व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और हम वहां पे बीजेपी को परास्त करने में सफल होंगे। बात कर लेते हैं अजीत यादव जी, आपका जो राजनीतिक करियर है वो कहाँ से शुरू किया था? क्योंकि आप जिलाध्यक्ष रहे हैं और आप बहुत ही मतलब आपकी पुरानी लंबी राजनीति रही है, तो कहाँ से शुरू? देखिए, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गया था पढ़ने। मेरे पिताजी ने वहाँ भेजा 1991 में BSc करने में गया था और उसी दौरान वहाँ मैं छात्र राजनीति से जुड़ गया समाज को बदलने के उद्देश्य से और पिछले 30 सालों से मैं राजनीतिक सामाजिक जीवन में हूँ। आदिवासियों में भी मैंने काम किया है, सोनभद्र मिर्जापुर चंदौली के क्षेत्र में, किसान आंदोलन में भी देश भर में हमने काम किया और CNRC के खिलाफ जो मूवमेंट चला उसमें भी मैं बदायूं में मुझे जेल भेजा गया और पिछले आंदोलनों में करीब सैकड़ों बार हमारी गिरफ्तारी हुई है। तो जन संघर्षों में हम रहे, समाज के जो भी उत्पीड़ित तबके हैं, किसान, मजदूर हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, जो भी मुसलमान हैं, जो भी युवा आंदोलन में, छात्र युवा आंदोलन से तो मैं निकला ही। तो हमने हर तबके में, समाज के हर तबके में न्याय के लिए, इंसाफ के लिए संघर्ष किया है
और अभी मैं कांग्रेस पार्टी में पहले मुझे प्रदेश के सचिव की जिम्मेदारी थी। माननीय अजय राय जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी कमेटी में प्रदेश सचिव था और मुझे अभी पिछले साल जिला अध्यक्ष बदायूं की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले 20 मार्च से 1 साल से कुछ ज्यादा समय हुआ है। तो पूरे जिले में हम कांग्रेस को खड़ा कर रहे हैं और इस समय बदायूं जनपद में कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका में है और जनता के ऊपर जो भी दमन उत्पीड़न हो रहा है योगी सरकार का, बीजेपी के द्वारा, उसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। बदायूं जनपद में कई बार मुझे जेल डाला गया इस योगी सरकार में। हमें हाउस अरेस्ट तो महीने में 2-4 बार हमको हाउस अरेस्ट किया जाता है। पूरा तानाशाही चल रही है उत्तर प्रदेश में, अघोषित आपातकाल चल रहा है, विपक्ष के लोगों को दबाया जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो हम बदायूं में लगातार संघर्ष कर रहे हैं और यही हम उम्मीद करते हैं कि जो चुनाव 2027 में होने जा रहा है तो हम बदायूं जनपद से कांग्रेस का भी प्रतिनिधित्व विधानसभा में होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। अगर जनपद दातागंज की विधानसभा दातागंज की अगर बात की जाए तो दातागंज के क्या चुनावी मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार? देखिए, दातागंज में कोई विकास नहीं हुआ है। डबल इंजन की सरकार है, 10 साल से बीजेपी है, 10 साल से विधायक है बीजेपी के, वहां कोई काम वहां नहीं हुआ है। जो मुड़ा पुख्ता पुल है जो फरीदपुर को, बरेली को दातागंज से जोड़ता है, समरेर के पास रामगंगा के ऊपर बना है, वो अधूरा पड़ा हुआ है और उसमें गूगल मैप से यात्रा करते हुए एक गाड़ी से 3 नौजवान, उनकी गाड़ी गिर गई, रामगंगा में उनकी मौत हो गई। इसको 3 साल हो गए, लेकिन ये बीजेपी की हुकूमत उस पुल को नहीं बनवा पाई। बीजेपी विधायक ने झूठ बोला कि हमने धनराशि स्वीकृत करा दी है, लेकिन कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई। एस्टिमेट बना है। मैं वहां सत्याग्रह पर बैठा था मुड़ा पुख्ता पुल पे, मुझे गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी बुरी तरह डर गई है। हमें दातागंज कोतवाली में बंद रखा गया। हमने यहाँ दातागंज के अंदर जो हत्याकांड हुआ, HPCL की एक गैस का प्लांट है जो सरकारी कंपनी है पब्लिक सेक्टर की, सैजनी में, वहाँ 2 अधिकारियों की दिन दहाड़े हत्या हुई, सुधीर गुप्ता और हर्षद मिश्रा की। और पूरे दातागंज में एक तरह से बीजेपी ने उसको मिनी चंबल बना दिया है। वहाँ अपराधियों का बोलबाला है, गुंडागर्दी चल रही है सरकारी संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण HPCL में सुधीर गुप्ता और हर्षद मिश्रा की हत्या है, जो वहां मैनेजर के पद पे कार्यरत थे। 1.5-2 लाख से ज्यादा उनका वेतन था और उनके हत्यारों को, जो संरक्षण दाता है, उनको बीजेपी ने बचाने का काम किया। प्रदेश की योगी सरकार ने SIT उन्होंने गठित की थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और ये 12 मार्च की घटना है, 6 महीने करीब हो गए हैं, लेकिन उसकी SIT रिपोर्ट 15 दिन में आने का मैंडेट था, 6 महीने तक SIT रिपोर्ट नहीं आई। तो जाहिर है कि बीजेपी वहां अपराधियों को बचा रही है, संरक्षण दाताओं को बचा रही है। इसके अलावा दातागंज में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई शिक्षा का इंतजाम बीजेपी ने नहीं किया 10 साल में। इंटर कॉलेजेस भी, गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं है। बड़ा विधानसभा क्षेत्र है हमारा, ठीक 4 ब्लॉक आते हैं, ना तो समरूर ब्लॉक में कोई गर्ल्स इंटर कॉलेज है, ना दातागंज ब्लॉक में सरकार ने बनवाया है, ना म्याऊं, ना उसाबा। हजरतपुर क्षेत्र भी है। तो बड़े पैमाने पे जो हमारी बेटियां हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। इसके अलावा कोई चीनी मिल नहीं है। तो हमारा जो मुख्य मुद्दे रहेंगे दातागंज में, मुड़ा पुख्ता पुल का निर्माण पूरा कराना, वो अधूरा पड़ा हुआ है। दातागंज में चीनी मिल बनाना, क्योंकि उससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। डिग्री कॉलेज, जो सरकारी डिग्री कॉलेज बनाना, वो शहर म्याऊं, उसाबा, हजरतपुर, समरेर, दातागंज, इन जगहों पे सरकारी इंटर कॉलेजेस बनवाना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा, चुनाव का मुद्दा रहेगा। और इसके अलावा दातागंज का एक बड़ा 100 से अधिक गांव है जहां बाढ़ आती है। रामगंगा के दोनों किनारों पर, हररामपुर से, हजरतपुर से आगे जाएंगे आप तो हररामपुर से लेके और कुंडरा मजरा तक करीब 30-40 गांव है
और उधर रूपपुर से लेके यहाँ भावनगला तक समरेर के इस साइड में करीब करीब 70 गांव हैं, जिसमें हर साल बाढ़ आती है और वो गांव डूब जाते हैं बाढ़ से, और उनके फसलें डूब जाती है। 4-4 महीने वो गांव का संपर्क कट जाता है मुख्यालय से, तो लोग बीमार हो जाते हैं, उनको इलाज नहीं मिल पाता। और आप समझिए कि केवल एक फसल वहां हो पाती है साल में, तो वहां किसानों को बड़ी आर्थिक हानि होती है और ढेर सारे उनके पशु भी मर जाते हैं बाढ़ के चलते बिना इलाज के। तो हम ये चाहते हैं कि बांध बनाया जाए, बाढ़ मुक्त किया जाए दातागंज को। बीजेपी इस काम को नहीं कर पाई 10 साल में, तो हम रुकुमपुर से लेके भावनगला तक बांध बनवाने का काम करेंगे और दूसरी तरफ मानपुर से लेके सिमरिया तक, ये दोनों रामगंगा के दोनों किनारों पे हम वहाँ पे बांध तटबंध बनाने का काम करेंगे, जिससे कि ये जो 100 से अधिक गांव है ये बाढ़ मुक्त हो सके, दातागंज का इलाका बाढ़ मुक्त हो सके और उनके जीवन में खुशहाली आए। तो इस तरह से हम और भी जनता के सवालों पर काम कर रहे हैं। अभी देखिए कटान चल रहा है, बाढ़ का कोई इंतजाम बाढ़ रोकने का सरकार ने नहीं किया है। एक गांव है जिसपे हमारा धरना अभी चल रहा है, वो गांव जरतौली है, उसका सरकारी स्कूल कटान एकदम गिरने के कगार पे है। 5 लोगों के गांव के लोगों के मकान कटान से गिर गए हैं और पूरा गांव आप समझिए उजड़ रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की ये डबल इंजन की सरकार कटान रोकवाने के लिए कोई इंतजाम नहीं कर रही, उन ग्रामीण उस गांव को बचाने के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं कर रही। तो हमारा ये मुद्दा है कि जितने भी गांव जो बाढ़ के कटान के चलते लोग पलायन कर रहे हैं, तो हम वहां पे उनका कटान रोकने का इंतजाम कराएंगे और इसके लिए हमारा संघर्ष भी चल रहा है। तो युवाओं के लिए भी हम काम करेंगे, जिससे कि फैक्ट्रियां खुले। जैसे कि ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रहेगा? देखिए ड्रीम प्रोजेक्ट मेनली तो हमने बताया कि सबसे बड़ा काम तो बाढ़ मुक्त करना है दातागंज को। जो बांध रामगंगा के दोनों किनारे रुकुमपुर से लेके भावनगला तक बांध बनवाना और मानपुर से लेके सिमरिया तक, और दातागंज में चीनी मिल का निर्माण कराना, ये एक बड़ा काम होगा। डिग्री कॉलेज वहां पे बनाना और ये जो मुड़ा पुख्ता पुल अधूरा पड़ा है उसका निर्माण पूरा कराना, ये मेनली इन पर हमारा काम होगा दातागंज में। और हम एक लोकल मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, हम जनता में जाएंगे और जनता जिन भी मांगों को बताएगी उनको हम लोग मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। दातागंज का हम एक लोकल मैनिफेस्टो बनाएंगे, तो इसके लिए हम लगातार संपर्क में हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। लोग जिन भी मुद्दों को बताएंगे उनको हम लोग मैनिफेस्टो में जोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, पीडीए की बात लेकर चल रही है, तो पीडीए को आप किस तरीके से बात करते हैं? देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की अपनी एक समझ है, वो उस पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र की विचारधारा पर यकीन करती है और हम गांधी, अंबेडकर और लोहिया को मानने वाले लोग हैं। तो हम जाहिर सी बात है, हम किसी एक जाति और वर्ग नहीं, हम अन्याय के विरुद्ध है। न्याय के लिए जो संविधान में अवधारणा दी गई है प्रस्तावना में कि हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, तो ये संविधान इस बात की उद्घोषणा करता है और उसमें हर जाति, हर धर्म के लोग हैं। तो हम एक सेकुलर लोकतांत्रिक राजनीति करते हैं और मैं समझता हूं कि दातागंज में जो भी पीड़ित है, उत्पीड़ित है, चाहे किसी वर्ग से आते हो, चाहे वो पीडीए से आते हो, चाहे अगड़ी जातियों से आते हो, हम उन सब के लिए लड़े, न्याय के लिए लड़े। जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, क्या कहना है इस पर? देखिए हमें कई दिनों हाउस अरेस्ट रखा, हमने समर्थन किया उस आंदोलन का। मैं खुद जंतर मंतर गया था और उस आंदोलन में हमने सक्रिय समर्थन की भूमिका निभाई थी। हम 3 दिन दिल्ली रहे। उस आंदोलन के दौरान यहाँ पर भी हमने जुलूस निकाला और युवाओं के आंदोलन का समर्थन किया। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो छात्र युवा आंदोलन की ऐतिहासिक जीत है और अभी शुरुआत है। हम ये समझते हैं कि आगे भी छात्र युवाओं का जो आंदोलन है आगे बढ़ेगा और ये इससे जाहिर होता है कि ये मुल्क अब में तानाशाही
नहीं चलेगी, मुल्क लोकतंत्र और संविधान की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो युवाओं ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। और जो बीजेपी कहती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, तो उस बीजेपी को ये दिखा दिया कि जवाबदेही उन्हें देनी पड़ेगी। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर बात चल रही, बहुत चर्चाओं में, बाजार बहुत गर्म है समाचार का, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? सबका देश का कानून सबको मानना चाहिए। आरएसएस ने तो देश का झंडा नहीं माना, तिरंगा को ही उन्होंने बहुत सालों हाँ, तो देश का संविधान लागू हुआ, संविधान का उन्होंने विरोध किया। देश का जो तिरंगा है, जो नागपुर में आरएसएस के कार्यालय पे 50 साल तक उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, तो वो संविधान और लोकतंत्र में यकीन नहीं करते हैं। और हिंदुत्व में यकीन करते हैं। हाँ, तो हिंदुत्व से देश नहीं चल सकता, देश संविधान से चलेगा। उनकी जो विचारधारा है वो देश को आगे ले जाने की विचारधारा नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में फर्क है। ये दरअसल धर्म को राजनीतिक एजेंडा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनका हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो हिंदुत्व एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, वो हिंदू धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक राजनीतिक विचारधारा है, और जो कि अपने निहित स्वार्थों के लिए पूरा करने के लिए ये दरअसल हिंदू धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। जैसे आपने देखा कि राम मंदिर के नाम पर ये सत्ता में आए, लेकिन राम मंदिर का ही चढ़ावा चोरी करने का काम इन्होंने किया। वो ट्रस्ट है, वो उसमें सीधे आरएसएस के लोग हैं, उसमें बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। जो राम मंदिर ट्रस्ट बना है वो सीधे पीएमओ ने बनाया, प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। तो जवाबदेही किसकी है? तो आप देख सकते हैं कि चढ़ावा चोरी ही कर रहे हैं। जब भगवान राम के सगे नहीं हुए तो ये किसके सगे हो सकते हैं? तो कुल मिला के इनका ना तो राम से कुछ मतलब है, ना हिंदू धर्म से कोई लेना देना है। ये मुंह में राम बगल में छुरी वाले सिद्धांत पे काम करते हैं। और हम ये समझते हैं कि इनकी जो विचारधारा है देश के लिए नुकसानदेह है। नफरत की जो विचारधारा है उससे देश नहीं चल सकता। देश भाईचारे के विचार से, देश आपसी तालमेल सहमति से चलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि भारत का हर नागरिक, चाहे वो जिस धर्म का हो, जिस समुदाय संप्रदाय जाति का हो, हम मिलजुल कर ही देश का विकास कर सकते हैं। आपस में अगर हम नफरत की भावना फैलाएंगे, कोई भी फैलाता है, तो वो निश्चित तौर पे मुल्क के लिए नुकसानदेह। अगर भाजपा बात करती है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, कई बार ये प्रश्न आया, आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट कितना रहता है? देखिए, ये जो विचार है संविधान विरोधी विचार है। आरएसएस खुद ही संविधान विरोधी है, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया कानून के मुताबिक। तो ये जो पूरा विचार है घोषित, भाई करे ना घोषित, देश की जनता लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आगे आएगी। जिन्होंने ये जो संविधान बना है, लोकतंत्र आया है, ये कोई एक दिन में नहीं आ गया। इसके लिए कुर्बानियां दी हमारे पुरखों ने, और कांग्रेस के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई। भारत देश में हिंदुत्व की बात करना क्या कहीं जुर्म है? देखिए, मैंने दो बातें कही, आप बात करो, लेकिन वो कितना मुल्क के लिए सही है नहीं है, ये इस पर बहुत पार्टियां भी तो धर्म की बात करती है। कोई मुस्लिम को लेकर चलता है, कोई यादव को लेकर चलता है, कोई किसी जाति को लेकर चलता है। देखिए, लोग अपने विचार को लेके आ सकते हैं, अंततः तो जनता। तो इसी तरीके तो आरएसएस अपने विचार को लेकर है। हाँ, तो हम आरएसएस का विचार, आप देखिए मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह है, उसके नुकसानात सामने आ रहे हैं। क्या नुकसान? देखिए, पूरी तरीके से देश खोखला हो गया आरएसएस की वजह से। ये दरअसल आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। नुकसान तो आप समझ सकते हैं कि ये देश के भले के लिए नहीं सोचते। हिटलर की, मुसोलिनी की विचारधारा ये है, और अभी अमेरिका के पीछे चल रहे हैं पिछले पूरे। हमारे देश में रूस से सस्ता तेल आयात हो रहा है, और इन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। अमेरिका के पिट्ठू हैं ये आरएसएस और बीजेपी के लोग, और अमेरिका के दबाव में रूस से सस्ता तेल आयात बंद कर दिया इन्होंने। इसका नुकसान आप देखिए, पूरे देश भुगत रहा है खमियाजा। भाई योगी जी, मोदी जी, इनको तो सरकार से, मतलब अमेरिका भी हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है।
जाहिर सी बात है कि अमेरिका भी इनका इस्तेमाल कर रहा है अपने हित के लिए, और इनका आपस में अमेरिका, इजराइल और ये जो आरएसएस बीजेपी है, इनका आपस में एक दूसरे से जो है मिली भगत चल रही है, अपने हित पूरे कर रहे हैं। इससे देश को नुकसान है। तो मैंने नुकसान बताए, तो यही नुकसान है कि भाई पूरी तरीके से आप देखिए कि देश को महंगा तेल लेना पड़ रहा, ये आरएसएस बीजेपी की विचारधारा की वजह से। ये अमेरिका से ट्रेड डील कर रहे हैं जो कि देश को नहीं बता रहे, और उससे भारी नुकसान होने जा रहा है। तो ये तो बाकी शिक्षा में आप देखिए कि जो भी अच्छा है उसको ये खत्म करना चाहते हैं, और ये देश को पीछे ले जाना चाहते हैं मध्य युग में। आप बताइए कि जब मुगल काल में, मुगल सल्तनत के दौर में, जब मुस्लिम यहाँ पर राजा थे, तब हिंदू खत्म नहीं हुआ, हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ कई सौ साल। क्योंकि भाई आप बताइए कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने किस राजा के कार्यकाल में लिखी, हमको आप बताओ। अगर कोई इस तरह का धर्म के नहीं तो पहले कब लिखी? वो मुस्लिम मुगल काल में लिखी गई, ये सब मुगल काल में लिखी गई, रामचरितमानस लिखी गई, देख लीजिएगा। तो कुल मिला के आप देखिए कि मुगल काल में जब हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ, हिंदू खत्म नहीं हुए, तो अब तो लोकतंत्र है, अब तो कोई भी चुन के आ रहा है, उसके जरिए देश चल रहा है। तो इनकी राजनीति आरएसएस बीजेपी की केवल मुसलमानों का डर दिखा के अपना राजनीति का उल्लू सीधा करने की है। हिंदुओं के लिए ये क्या दे रहे हैं आप बताओ कि अगर यहाँ पे कॉलेज नहीं बन रहा है तो कॉलेज में क्या केवल मुसलमानों के बच्चे पढ़ते? हिंदुओं के बच्चे भी तो नहीं पढ़ रहे। बाढ़ आ रही है, बाढ़ को रोकने का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है, तो आप बताइए कि वहां पे क्या मुसलमानों के खेत हैं जो डूब रहे हैं? तो भाई मुसलमानों ने भी इस मुल्क के लिए काम किया है, आजादी की लड़ाई में शहादतें दी है, और आजादी की लड़ाई के बाद भी आप देखिए भाई आजादी की लड़ाई में अशफाकुल्लाह खान ने शहादत दी, आप उसको स्वीकार नहीं करते। 1857 का पूरा संग्राम हुआ, अंग्रेजों से युद्ध लड़ा गया, मुसलमानों ने शहादत दी। तो भाई मुसलमानों से क्या दिक्कत है आरएसएस को, ये बताइए। इस जो मुल्क के नागरिक हैं, धर्म के आधार पे हम नागरिकता में विभेद नहीं करते। हिंदुस्तान का जो संविधान है वो तो जो भी भारत में पैदा हुआ यहाँ का नागरिक है, यहाँ रह रहा, तो ये सबसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। इनको किसने ये अधिकार दे दिया है? तो भारत के संविधान में ये विचारधारा यकीन नहीं करती, जो हिंदू मुस्लिम में विभेद करती है, आपस में एक दूसरे को के बीच में नफरत फैलाते हैं, वो चाहे कोई भी हो। हम ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम कट्टरपंथी भी अगर है, वो ये काम कर रहे हैं, तो हम उसके भी खिलाफ हैं। और जो आरएसएस बीजेपी है, ये भी नफरत फैला रहे हैं, हम उनके भी खिलाफ। हम सेकुलर लोग हैं, तो हम संविधान और लोकतंत्र में यकीन करने वाले लोग। बिल्कुल, मुद्दे की बात कर लेते हैं कि आपका जो विधानसभा है दातागंज, वहां की जनता के लिए क्या एक वादा है आपका? अगर आप विधायक बनते हैं, जनता की सेवा करने का आपको मौका मिलता है, तो क्या एक वादा है? देखिए, दातागंज में हमने आपको बताया कि चीनी मिल का निर्माण हमारा सबसे बड़ा वहाँ पे कार्य रहेगा। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, अगर हमें जिम्मेवारी मिलती है, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी अगर हमें हमारे ऊपर भरोसा करते हैं और हमें इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पे वहाँ हम बीजेपी को शिकस्त दे देंगे, बहुत भारी मतों से हराएंगे बीजेपी को। जितने वोट बीजेपी को मिलेंगे उससे ज्यादा वोटों से हम उन्हें परास्त करेंगे। और 2027 के लिए क्या एक विजन लेकर चल रही है पार्टी? देखिए, 2027 में हम विजन यही है हमारा, हम चाहते हैं कि मुल्क में, उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज हो। ये जो तानाशाही चल रही है, ये जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, इसको हम खत्म कराएंगे। उत्तर प्रदेश में जो एक जाति का राज चलाने की कोशिश हो रही है, इसकी जगह हम संविधान के मुताबिक उत्तर प्रदेश को चलाएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से चलाएंगे और हर समाज के समावेशी विकास करेंगे। प्रशासन में भी हर वर्ग और हर समाज के लोगों को हम लोग जगह देंगे। और मैं समझता हूँ
कि उत्तर प्रदेश में हम लोग जाति जनगणना से लेकर जो भी सामाजिक न्याय का काम है उसको भी करेंगे, और जो तमाम आप कहिए कि पब्लिक सेक्टर को खत्म किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर को हम लोग बचाने का काम करेंगे, जिससे नौकरियां लोगों की सुरक्षित रह सके। जितनी भी वैकेंसी है, रिक्त पद है, उनको भरेंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुरानी पेंशन है उसको हम बहाल कराने का काम करेंगे, जिससे कर्मचारियों को आप कहिए कि रिटायर होने के बाद 2005 के बाद के जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा मिल सके। जितने संविदा कर्मी हैं, चाहे जिस विभाग में हो, ठेका कर्मी हैं, उनको नियमित करने का काम करेंगे, चाहे रसोईया हो, शिक्षा मित्र हो, रोजगार सेवक हो, आंगनबाड़ी हो, आशा हो, हम उन सबके भले के लिए उनके लिए काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के लिए निश्चित तौर पे हम काम करेंगे, जिससे कि उनको फसल का उचित दाम मिल सके, और एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का काम ये सरकार करेगी। हमारी जो गठबंधन की सरकार बनेगी, इसके अलावा किसान कर्ज मुक्त कैसे हो सके, राहुल जी का एजेंडा, उस पर हम लोग काम करेंगे। तो कुल मिला के तमाम और मसले हैं जिसको हम समझते हैं कि हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारा जो नेतृत्व है जो विजन पूरा लेके आएगा। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सारे मुद्दे भी उसमें समावेश जरूर होगा। हम समावेशी विकास चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। बदायूं जिले को जब गंगा एक्सप्रेसवे बना तो वहां पर एक औद्योगिक गलियारा बनाने की बात चल रही है, सिर्फ किसानों की जमीनों को लिया गया है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार जो है किसानों की जमीनें छीनना चाहती है, जो कि गलत है। किसान जमीनें नहीं देना चाहते। जो 5 गांव है, भैरपुर है, बिहारीपुर है, छछऊ है, भोलापुर है, तो ये जो गांव है इनके किसान अपनी जमीनें नहीं देना चाहते, तो जबरिया उनकी जमीनें छीनने का अधिकार सरकार को नहीं है। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है वो ये कहता है कि 80% किसान अगर सहमत हो तभी आप वहां अधिग्रहण कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सरकार वहां जबरिया भूमि छीनना चाहती है, हम इसके विरुद्ध हैं, हम किसानों के साथ खड़े। अगर सरकार को उद्योग लगाने हैं तो ढेर सारी जमीनें पड़ी हैं, बंजर पड़ती जमीनें यही दातागंज में पड़ी है, यहाँ सैजनी के आसपास है, जहाँ महिला बटालियन बनी है पीएससी की, उसके आसपास हजारों एकड़ जमीन पड़ी है, वहां आप बना ले। लेकिन इस सरकार का उद्देश्य दरअसल उद्योग लगाना नहीं है। पहले से ही आप देखिए कि अधिग्रहित जमीनें लाखों हेक्टेयर पड़ी हुई है इस उत्तर प्रदेश में, कहीं उद्योग नहीं लग रहे। तो आप और उपजाऊ जमीनें उन किसानों की ले लेंगे तो खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा आने वाले दिनों में। जो 4 फसली जमीनें कृषि योग्य जमीनें हैं, उनके अधिग्रहण की कोई आवश्यकता हमें लगता है कि नहीं है, जबकि ऑलरेडी हमारे पास ढेर सारी जमीन पड़ी है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है पूंजीपतियों के लिए किसानों की जमीनें कौड़ी के दाम पर छीनना चाहती है, हम इसके विरोध में हैं। और ये जो 2013 में राहुल गांधी ने किसानों के पक्ष में कानून बनवाया था भूमि अधिग्रहण का, उससे पहले अंग्रेजों का कानून चलता था 1894 का, तो राहुल गांधी ने सर्किल रेट के 4 गुने का प्रावधान करवाया मुआवजे का। आप देखिए कि बीजेपी सरकार ने इतनी चालाकी की है, जिन गांवों का में ये जमीनें ली जानी है औद्योगिक गलियारे की, उसमें 2016 से अब तक सर्किल रेट ही नहीं बढ़ाया, बाकी और गांवों का बढ़ा दिया। तो ये एकदम किसानों की जमीनें कौड़ी के दाम पर लेना चाहते हैं, जबकि वहां मार्केट रेट 20 गुना ज्यादा है। तो ये अन्याय है और हम किसानों के साथ हैं। क्या एक संदेश रहेगा दातागंज की जनता के लिए, बदायूं की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए आपका 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, योगी सरकार जा रही है और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोग इंडिया गठबंधन के साथ आए और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सब लोग इंडिया गठबंधन का साथ में, कांग्रेस का साथ में, और माननीय राहुल गांधी जी को हम 2027 में यहाँ
इंडिया गठबंधन की सरकार बनाते 2029 में राहुल जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे और राहुल जी इस देश को आगे लेकर जाएंगे। जो भी लोगों की आकांक्षा है, युवाओं की हो, किसानों की हो, आदिवासी, मुसलमान, महिलाएं, जो भी दलित, वंचित, पिछड़े, हर समुदाय के लिए राहुल गांधी इस देश में उनके साथ न्याय दिलाएंगे, ऐसा हमें भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी हमारे साथ बदायूं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीत यादव जी।